मैं अमरदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई जिसका नाम है रासायनिक आबंध और आपका आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास है उस क्लास में हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है उपसंयोजी यौगिक देखने वाले हैं। ये आपका रासायनिक जो आबंध है, इस रासायनिक आबंध का जो है तीसरा आबंध है उपसंयोजी यौगिक। तो हम इसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें आपने जो है क्या बोलते हैं, आपका जो सहसंयोजी बंध होता है उस सहसंयोजी बंध के क्या क्या आपके बोल सकते हैं गुण हैं, क्या सहसंयोजी बंध क्या होता है, ये सब चीज़ देखे थे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, उपसहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजी बंध क्या होता है। वैसे आपको पता है कि जो सहसंयोजी बंध होता है वो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, हमारा साझा से बनता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध में क्या होता है वेगी, जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, तब जाकर के सहसंयोजी बंध बनता है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसा होता है जिसमें जो यौगिक में ये बोल सकते हैं कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें जो बंध बनाने में भाग लेने वाले जो परमाणु होता है या उस यौगिक में उपस्थित जो भी परमाणु होता है, उस परमाणु में से कोई एक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या बंध बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होता है वो क्या करता है, आपका दान करता है। तो उस कारण से क्या होता है, जो बनने वाला बंध होता है वह बंध क्या कहलाता है, आपका उपसंयोजक बंध कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ यौगिक ऐसे होता है जिनमें जो भी बंध बनाने में या बंध में बंधित जो परमाणु होता है उन परमाणुओं में से केवल एक परमाणु क्या करता है, या कोई एक परमाणु क्या करता है, जो भी क्या बोलते हैं बंध के लिए या बंध निर्माण के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है वो क्या किया जाता है, एक परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, किसी दूसरे परमाणु को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, जो बंध बनता है वो बंध क्या कहलाता है, आपका उपसंयोजक बंध कहलाता है या उपसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे मान लो कोई यौगिक है हमारा, यहाँ पर NH3 है, तो इस NH3 जो क्या होता है, हमारा जो यौगिक होता है, तो इस यौगिक में जो भी क्या होता है, हमारा परमाणु क्या होता है, हमारा उपस्थित होता है। जो भी परमाणु उपस्थित होता है तो उन परमाणुओं में से अगर कोई एक परमाणु क्या करता है, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे करके क्या करता है, जो बंध बनाता है, वो आपका क्या कहलाता है, उपसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है, उपसंयोजी बंध कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। चूँकि सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध में सहसंयोजी बंध में दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ये हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजी बंध में परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, जिनमें या जिसमें बंध से बंधित परमाणु में से कोई एक परमाणु बंध निर्माण के लिए कोई एक परमाणु बंध निर्माण के लिए आवश्यक दो इलेक्ट्रॉन को या दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, देते हैं। दान या इसी को बोलते हैं क्या, प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं।
करते हैं तो बनने वाला बंध, तो उनके मध्य बनने वाला बंध, उनके मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाता है हमारा? उप सह संयोजक बंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, अर्थात इसमें किसी दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है, बल्कि किसी एक परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। अर्थात इसमें दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा न होकर किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उप सहसंयोजी बंध को क्या कर सकते हैं भाई? समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बोल रहा है कि हम जानते हैं कि सहसंयोजी जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध क्या होता है? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होता है जिन यौगिकों में बंध में बंधित जो भी परमाणु होता है या उस यौगिक को बनाने वाले परमाणुओं में से कोई एक परमाणु क्या करता है? बंध निर्माण के लिए आवश्यक जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या किया जाता है? किसी दूसरे परमाणु को प्रदान कर दिया जाता है। तो उस दौरान बनने वाला जो बंध होता है वो बंध क्या कहलाता है? आपका उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। उप सहसंयोजी बंध कहते हैं या कहा जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं तीन दोस्त अगर क्या गए हैं, कहीं होटल में गए हैं कुछ खाने के लिए, और अगर खाने के पश्चात वहाँ पर जो बिल आता है तो उन तीनों में से अगर हम क्या करते हैं, कोई एक क्या कर देता है, अगर उस बिल को क्या कर देता है? पे कर देता है, तो उस स्थिति में जो भी हमारे बीच जो बंध बनता है वो बंध क्या कहलाता है? आपका उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। और ये जो उप सहसंयोजी बंध होता है, इस उप सहसंयोजी बंध को आपको छोटा से तीर से समझाया जाता है। इसे है ना, इस प्रकार से तीर से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? तीर से दर्शाया जाता है। उसका मतलब है कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हम उदाहरण की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, NH3 की बात करते हैं हम लोग, और साथ में हम लोग BF3 की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो अमोनिया होता है, NH3 को क्या बोलते हैं भाई? अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, NH3 को बोलते हैं आपका अमोनिया। तो अमोनिया में हम देखें तो ये जो क्या होता है हमारा, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में लुईस के अनुसार लिखें तो यहाँ पर कितना होता है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है हमारा? 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है? ये साझेदारी करता है। तो उस दौरान क्या होता है? साझेदारी करने से ये तो ये इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, और इसका क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, और इसका 8 हो जाता है। तो इस प्रकार बंध निर्माण के बाद भी क्या होता है? इनके पास क्या हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? आपका रुक जाता है, बच जाता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है ऊपर वाला, ये उसके पास एक्स्ट्रा बचा है, क्योंकि जब अमोनिया आप बनाते हो तो अमोनिया कैसे बनाते हो भाई? इस तरीक़ा से हम बनाते हैं। ये अमोनिया होता है, तो उसके बावजूद भी इनके पास क्या रहता है? एक जोड़ी लोन पैरा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है? किसी दूसरे को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो ये क्या होता है? हम थोड़ा सा पहले BF3 की बात कर लेते हैं। बोरान की बात करें तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 5 होता है। तो अंतिम में कितना होता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बोरान का 5 होता है ना भाई, तो 2 और कितना हो जाता है? 3। तो लुईस के अनुसार ये 3 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। यहाँ पर कितना फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। ये देखो मात्र 3 फ्लोरीन है। अगर यहाँ पर साझेदारी भी होता है तो उस स्थिति में ये तो खुश हो गया, एक खुश हो गया, एक खुश हो गया। क्यों? कि इनके पास कितना होता है हमारा? 7 हो गया। इनका भी बात करें तो ये 7 और 1 8 हो गया।
इनका भी बात करें तो 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। बट बोरान की बात करें तो बोरान के बेचारे के पास कितना होता है, केवल 6 ही होता है। तो उस स्थिति में क्या करता है हमारा, ये जो हमारा क्या होता है, इनके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचा है ये नाइट्रोजन के पास, ये क्या करता है, इसको पूरा पूरा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो ये जो बंध बनता है दोनों के बीच, है ना, इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये हो गया आपका, ये अमोनिया हो गया जिनके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पर क्या होता है BF3, ये हो गया BF3 जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा इसको क्या कर देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो उस स्थिति में आपका बन जाता है NH3, ये पूरा पूरा दे दिया तो ये तीर से दर्शाते हैं, और ये हो जाता है आपका BF3, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो बना बंध होता है, कहाँ पर भाई, ये जो बन रहा है हमारा तीर का, यही आपका क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, उपसहसंयोजी बंध। और आप देख रहे हैं कि कोई एक परमाणु क्या कर रहा है, दूसरे परमाणु को अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साझा नहीं हो रहा है, किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बनने वाला बंध क्या कहलाता है आपका, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से उपसहसंयोजी बंध को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आप भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि सहसंयोजी यौगिक में जो भी बंध बनता है वो दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बंध में बंधित जो भी परमाणु होता है या बंध निर्माण में जो भी परमाणु भाग लेता है, उन परमाणुओं में से कोई एक परमाणु क्या करता है, जो भी साझे के लिए नहीं बल्कि जो भी आपका बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे परमाणु को क्या कर दिया जाता है, एक परमाणु द्वारा दे दिया जाता है। मतलब एक परमाणु पूरा दाता होता है और एक परमाणु पूरा क्या होता है, ग्राही होता है। तो उस स्थिति में बनने वाला बंध क्या कहलाता है आपका, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये दाता होगा और ये पूरा पूरा क्या होगा, ग्राही होगा। तो दाता और ग्राही के बीच जो बंध बनता है वही बंध आपका क्या कहलाता है, आपका उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इतना में आपको समझ में आ गया होगा। एक आध उदाहरण और हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे सेकंड उदाहरण हमारे पास दिया है, वो दिया है H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन पराऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है आपका H, इसके अंतिम एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करूं, एक और ऑक्सीजन की बात करूं, एक हाइड्रोजन की और बात करूं, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्या है हमारा ऑक्सीजन क्या किया गया है, आपका दिया गया है। अब इसमें ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, तो 1 2 है ना, उसके बाद ये कितना हो जाता है 2, और इधर हमारा 1 और 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे देखें तो इसमें सहसंयोजी बंध भी बनता है और उपसहसंयोजी बंध भी क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। उपसहसंयोजी बंध भी देखने को क्या होता है, मिलता है। तो ये जो हमारा क्या होता है HO, और ये क्या होता है हमारा H होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो जाता है और ये यहाँ पर इस प्रकार से उसको डोनेट कर देता है। तो ये जो बंध बनता है ये क्या कहलाता है, आपका उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो हमारा जो H2O2 होता है उसमें भी क्या बनता है, हमारा उपसहसंयोजी बंध बनता है, उसमें सहसंयोजी बंध भी बनता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जब पानी रहता है तो पानी में क्या होता है आपका, इसके अंतिम कक्षक में आपका इस प्रकार से 2 जोड़ी लोन पैरा इलेक्ट्रॉन रहता है। जब एक ऑक्सीजन और आ जाता है जिनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन में से क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको पूरा पूरा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिससे इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाता है, आपका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। और ये पूरा इस प्रकार से तीर से दर्शाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर भी कौन सा बंध बनता है, आपका उपसहसंयोजी क्या होता है, बंध बनता है। तो इसको भी उदाहरण के तौर पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है भी। ठीक है, ये हो गया। और भी उदाहरण है, जैसे थर्ड नंबर अगर मैं देखूँ तो H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये होता है O, ये कितना हो जाता है हमारा OH, बीच में रहता है सल्फ़र, इधर OH हो जाता है, इधर OH हो जाता है। इधर और इधर की बात मैं करूं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो बंध बनता है ये आपका क्या कहलाता है,
उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। कौन सा कहलाता है हमारा? उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर के अंतिम कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये ऑक्सीजन है, और इसके साथ जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, ठीक है, ये हो गया। और ये हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन है, 1 2 2 4 और ये 6, और एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या होता है, देखो इसका 2 हो गया, ठीक है, इसका भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब हमारा क्या होता है, इसका हम बात करें तो देखो दोनों के साथ 8 हो जा रहा है, इसको लेके इसका भी कितना हो जा रहा है हमारा? इसको लेके यहाँ पर 8 हो जा रहा है, तो ये 2 बच जाता है। ये ऑक्सीजन जो होता है इसके पास जो बचा है, 6 तो ऑलरेडी है इसके पास, तो ये दोनों इसको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, तो इसका 8 हो जाता है। और यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 6 होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, तो इस प्रकार से इसका भी 8 हो जाता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर भी कौन सा बंध बनता है? आपका उपसहसंयोजी बंध बनता है, या उपसहसंयोजी बंध बनाया जा सकता है। ये देखो ना भाई, ये इसका 2 हो गया, इसको मैं दूसरे कलर से बताऊँ अगर, तो ये देखो इसका 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 2 4 2 6, और ये इसके साथ 2 8 हो गया, तो इसका भी तो 8 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार 2 इसका हो गया, फिर इसका ऑक्सीजन के देखें तो 2 2 4 2 6, और ये 2 8 हो जाता है, तो ये तो खुश हो गया। और सल्फ़र भी खुश हो जाता है भाई ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता है, क्योंकि 6 ऑलरेडी रहता है उसके पास, तो 8 हो जाता है। जो बच जाता है उसको क्या करता है? इस ऑक्सीजन को दे देता है, और इस ऑक्सीजन को दे देता है, और इस प्रकार से कौन सा बंध बन जाता है? उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। तो इस तरीक़ा से उपसहसंयोजी बंध को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है भाई। तो ये हो गया उपसहसंयोजी बंध। समझ में आ गया होगा भाई कि उपसहसंयोजी बंध वह बंध होता है जिनमें बंध निर्माण में जो भी क्या होता है, परमाणु भाग लेता है, उनमें से कोई एक परमाणु ही क्या करता है? आपका जो भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है, वो एक परमाणु द्वारा ही क्या किया जाता है? दूसरे परमाणु को दिया जाता है। तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है? आपका उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। और यहाँ पर उसको छोटा सा तीर से दर्शाया जाता है, जैसे आप समझिए हैं, ठीक है। ये हो गया उपसहसंयोजी बंध। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके पास चलते हैं, और वो है उपसहसंयोजी यौगिक के गुण। हम क्या देखेंगे आगे? उपसहसंयोजी यौगिक के गुण क्या क्या होते हैं वो हमको देखना है भाई, ठीक। उपसहसंयोजी यौगिक के गुण क्या क्या हैं? तो बहुत सारा गुण है। पहली चीज़ तो उपसहसंयोजी यौगिक जो होता है वो सहसंयोजी बंध की तरह क्या होता है? अध्रुवी होता है भाई, ठीक है। इसमें कोई ध्रुवता नहीं पाई जाती है फिलहाल, ठीक है। तो इसके गुण हम क्या करेंगे? देखेंगे। पहले तो लिख देते हैं कि उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध है ना, सहयोजी बंध के क्या देखेंगे? थोड़ा सा गुण देखेंगे। इसके निम्नलिखित गुण है। पहला कि ये जो हमारा उपसहसंयोजी बंध होता है वो जल में क्या होता है? आंशिक विलय होता है, और आपका कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? आपका ये पूर्ण विलय होता है। तो लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बोलता हूँ मैं, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक जल में आंशिक विलय है। आंशिक क्या है भाई? विलय हैं। जबकि कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलय हैं। पूर्ण क्या है? हमारे विलय हैं। मतलब आप उपसहसंयोजी यौगिक को अगर पानी में घोलेंगे तो कम रूप से घुलेगा, लेकिन अगर आप उसको कार्बनिक विलायक में घोल के देखें तो क्या हो जाता है? आपका पूर्ण रूप से विलय होता है। पूर्ण विलय मतलब पूर्ण रूप से घुल जाता है। कार्बनिक विलायक क्या कहता होता है भाई? जैसे अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं। तो कार्बनिक विलायक में अगर हम क्या घोलते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक को घोलते हैं तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर हम गलनांक क्वथनांक की बात करें तो गलनांक क्वथनांक जो होता है वह देखें तो उपसहसंयोजी का गलनांक क्वथनांक आयनिक बंध की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा कम होता है, लेकिन सहसंयोजी बंध से क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। तो उपसहसंयोजी यौगिक का है ना, गलनांक
नांग क्वथनांग क्वथनांग सहसंयोजी बंध से सहसंयोजी बंध से उच्च और आयनिक बंध से क्या होता है हमारा, कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, सहसंयोजी बंध से ज़्यादा होता है और आयनिक बंध से कम होता है। थर्ड नंबर हम बात करें तो ये जो हमारा क्या होता है, जो उपसहसंयोजी यौगिक होता है। अब उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो भाई परिभाषा तो वहीं से है कि जब दो परमाणु या क्या बोलते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होता है जो हम बोल सकते हैं उन परमाणुओं के द्वारा बनता है जब एक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। या आप पहले जैसे पढ़े हैं कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो भी उपलब्ध परमाणु होता है उन परमाणुओं में से आपका एक परमाणु क्या करता है, आपका जो भी साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म है या जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो देता है और दूसरा लेता है। तो वहाँ पर बनने वाला बंध उपसहसंयोजी बंध और बनने वाला यौगिक आपका क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। तो वहीं से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें उपसहसंयोजी यौगिक को अगर पानी में घोलते हैं या पिघलाते हैं तो दोनों ही अवस्था में विद्युत का क्या होता है, वो कुचालक होता है। ठीक है, तो यह विलेय अवस्था में या पिघली अवस्था में, यह विलेय अवस्था अथवा पिघली अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है या आंशिक चालक होता है बोल सकते हैं। वैसे कुचालक ही ज़्यादा है, ठीक है, कुचालक होता है या थोड़ा बहुत आंशिक चालक हो सकता है। चौथा की हम बात करें तो चौथा क्या होता है, ये दिशात्मक प्रकृति का होता है। यह दिशात्मक प्रकृति का होता है। जिस प्रकार से हमारे सहसंयोजी जो बंध था वो हमारा दिशात्मक प्रकृति का था, ये भी दिशात्मक प्रकृति का होता है। तो इस तरीक़ा से उपसहसंयोजी बंध और या उपसहसंयोजी यौगिक का जो गुण है वो क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया हूँ उस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया उपसहसंयोजी बंध या उपसहसंयोजी यौगिक और उनके कुछ क्या हो गया, गुण। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे दिया है हमारा उपसहसंयोजी यौगिक से रिलेटेड कुछ और भी बात है। आबंध प्रांचल दिया गया है यहाँ पर। आबंध प्रांचल होता क्या है, आबंध प्रांचल का मतलब होता है कि उपसहसंयोजी यौगिक की कुछ क्या होता है, विशेषता होता है और वही विशेषता आपका क्या कहलाता है, आपका आबंध प्रांचल कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपसहसंयोजी यौगिक की कुछ क्या होता है भाई, विशेषता होता है, विशेषताएं होती हैं, इन्हें ही आबंध प्रांचल कहते हैं, आबंध प्रांचल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उपसहसंयोजी जो यौगिक होता है उस यौगिक की अपनी कुछ क्या होती है, विशेषता होती है और यही विशेषता आपकी क्या कहलाती है, आबंध प्रांचल कहलाती है। यहाँ पर कुछ आबंध प्रांचल दिया गया है, जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे आबंध ऊर्जा, ये देखेंगे हम लोग आबंध ऊर्जा, ये हमारा आबंध प्रांचल है। दूसरा हम लोग देखेंगे आबंध कोण, ठीक है, आबंध कोण ये भी हमारा एक आबंध प्रांचल है। थर्ड देखेंगे हम लोग आबंध लंबाई, है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं भाई, ये प्रांचल होते हैं। क्या प्रांचल होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक के प्रांचल होते हैं, मतलब विशेषता होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आबंध प्रांचल क्या है तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि
जो भी हमारे उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी अपनी कुछ क्या होते हैं, विशेषता होते हैं। वो विशेषता ही आपके क्या कहलाते हैं, आबंध प्रांचल कहलाते हैं। और यहाँ पर कुछ आबंध प्रांचल दिए हैं, जैसे आबंध ऊर्जा, आबंध कोण, आबंध लंबाई, ये सब क्या होते हैं, आबंध प्रांचल के अंतर्गत आते हैं। और इनको ही हमको आगे क्या करना है, 1 बाय 1 करके देखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट किसके पास चलते हैं भाई, आबंध प्रांचल के पास चलते हैं, आबंध लंबाई के पास चलते हैं। पहला नंबर तो आबंध जो है ऊर्जा क्या है, ये पहला हम लोग को देखना है। आबंध एंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला प्रांचल है जो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आबंध एंथैल्पी होता क्या है ये देखना है, ठीक है। वैसे आबंध एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो आबंध एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब दो परमाणु आपस में मिल करके जब एक अणु का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। जब दो परमाणु आपस में मिलकर जब एक क्या करता है, हमारा अणु का निर्माण करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। और ये दोनों परमाणु अगर मिल करके अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। अब अणु का मान लो ये 1 मोल अणु बोल सकते हैं, कितना मोल, 1 मोल अणु का निर्माण करता है। तो उस दौरान कुछ ऊर्जा क्या होता है, आपका मुक्त होता है। तो वही ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, आपका आबंध एंथैल्पी कहलाता है, या आबंध एंथैल्पी के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक तो परिभाषा ऐसा दिया जा सकता है कि जब दो परमाणु आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिल करके 1 मोल अणु का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान जो भी उत्पन्न ऊर्जा होता है वो उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका आबंध एंथैल्पी कहलाता है, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो पहला तो यहाँ पर आबंध एंथैल्पी, इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आबंध एंथैल्पी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आबंध एंथैल्पी आसानी से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, जब दो परमाणु आपस में मिलकर एक मोल अणु का निर्माण करता है, तो उत्सर्जित या मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो ये सिंपल है कि जब दो परमाणु आपस में क्या करता है, मिलता है और मिल करके 1 मोल अणु बनाता है, तो उस दौरान जो भी ऊर्जा क्या होता है, आपका उत्सर्जित होता है, वो आबंध एंथैल्पी कहलाता है। आबंध एंथैल्पी के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है भाई, उसको जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, A + B = ये क्या हो जाता है, हमारा AB। ये हमारा क्या होता है, अणु होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो इस दौरान जो ऊर्जा क्या होता है, हमारा उत्सर्जित होता है, ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यही आपका क्या कहलाता है, आबंध एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, आबंध एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक परिभाषा। एक परिभाषा और होता है, वो ये है कि जब एक मोल कोई अणु क्या होता है, उनके परमाणु में जब क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, मतलब AB जब क्या हो जाता है, AB में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उस दौरान जो भी ऊर्जा लिया जाता है वो ऊर्जा भी क्या कहलाता है, आपका आबंध एंथैल्पी कहलाता है। मतलब जब बंध को तोड़ा जाता है तो उस बंध को तोड़ने के लिए भी जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है वो ऊर्जा भी आपका क्या कहलाता है, आपका आबंध एंथैल्पी कहलाता है। तो एक परिभाषा यहाँ से और लिखा जा सकता है, जब है ना, जब एक मोल अणु को उनके परमाणु में वियोजित किया जाता है,
वियोजित किया जाता है, विखंडित किया जाता है तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? आबंद एंथैल्पी कहते हैं। आबंद एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंद एंथैल्पी कहते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप दो परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। इसी को जस्ट उल्टा कर दो, ए बी कोई अणु है और ये टूटता है ए और बी में, तो उस दौरान जो आवश्यक ऊर्जा है, आवश्यक जो भी क्या है होता है ऊर्जा जो उपयोग में लाया जाता है, ये ऊर्जा ही आपका क्या कहलाता है? आपका आबंद एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से आबंद एंथैल्पी को दो तरीक़ा से क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। पहला कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करता है तो उत्सर्ज या उत्सर्जित ऊर्जा आपका क्या कहलाता है? आपका आबंद एंथैल्पी कहलाता है। और अगर उन अणुओं को पुनः उनके परमाणुओं में तोड़ा जाता है तो आवश्यक ऊर्जा उनका क्या कहलाता है? आपका आबंद एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझा सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ऊर्जा होता है। एक आपका क्या किया जाता है? आपका बंध निर्माण में भाग लिया जाता है ना, या बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होता है, और ये जो दूसरा बंध टूटने पर जो ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये जो दोनों ऊर्जा होता है, इन दोनों ऊर्जा के मान में क्या होता है? आपका अंतर होता है। ये आपका अलग होता है, वो वाला आपका क्या होता है? आपका अलग होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, आबंद एंथैल्पी की, आबंद एंथैल्पी की अगर क्या देखें हम लोग, इकाई देखें, तो इकाई क्या होता है? किससे दर्शाते हैं आबंद एंथैल्पी को? तो इसको जो है किलो जूल पर मोल से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये हो जाता है किलो जूल, है ना, और इसको पर मोल से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आबंद एंथैल्पी को क्या किया जाता है भाई? बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो हमारा आबंद एंथैल्पी होता है वो परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले बंध पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। यदि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस स्थिति में बंध एंथैल्पी थोड़ा सा क्या होता है? आपका कम होता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो बंध एंथैल्पी और बढ़ जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बंध एंथैल्पी और बढ़ जाता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो बंधों की स्थिति होता है या आबंद एंथैल्पी होता है वो बंधों पर भी निर्भर करता है। जैसे नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी इसका बंध एंथैल्पी क्या होता है? आपका अलग होता है। ठीक है, तो सभी में बंध एंथैल्पी क्या होता है? हमारा अलग अलग होता है। जैसे फ्लोरीन में अलग, क्लोरीन में अलग, ये सब हमारा जो एक्स किरण विवर्धन है ना, या अन्य माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आबंद एंथैल्पी का, तो आबंद एंथैल्पी किस में ज़्यादा होता है भाई? त्रिबंध में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्विबंध में होता है, और सबसे कम किस में होता है? हमारा एकल बंध में क्या होता है? ये पाया जाता है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा आबंद एंथैल्पी किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड में, फिर एकल बंध में पाया जाता है। तो इस तरीक़े से आबंद एंथैल्पी को क्या किया जाता है? समझाया जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा अन्य और बात करते हैं। ये सब थोड़ा सा बुक से देख सकते हैं भाई, क्योंकि उसका मान कितना है उसको आपको क्या करना है? देखना है वहाँ से। चलिए आगे है हमारा, वो है आबंद एंथैल्पी या इसी को आबंद ऊर्जा बोलते हैं, को प्रभावित करने वाले क्या देखने हैं? कारक देखते हैं। ठीक है, कि आबंद एंथैल्पी को कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक तो ये है अतिव्यापन। पहला क्या है हमारा भाई? अतिव्यापन की मैं बात कर देता हूँ। अतिव्यापन क्या होता है? अभी पढ़े नहीं हैं, पढ़ेंगे। जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं? समान मात्रा में अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो आपका अधिव्यापन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है अधिव्यापन, यदि क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य यदि अधिव्यापन जितना अच्छा होता है, जितना ज़्यादा होता है, उस स्थिति में आबंद एंथैल्पी का मान उतना ही क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। तो लिख सकते हैं दो परमाणु के मध्य
दो परमाणु के मध्य यदि अतिव्यापन अधिक होता है तो आबन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है हमारा अधिक होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब दो परमाणु अधिव्यापन करते हैं तो उसका अधिव्यापन जितना ज़्यादा होता है, जितना अधिक होता है, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, आबंध ऊर्जा होता है। और जब व्यापन जितना कम होता है, आबंध ऊर्जा उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो ये पहला पॉइंट क्या किया जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है भाई, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, संकरण क्या करता है, आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। संकरण भी क्या करता है हमारा, आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। जैसे संकरण क्या होता है, यदि संकरण आपका sp2 और sp3 ऐसा अगर हम संकरण देखें तो संकरण क्या करता है आपका, संकरण आबंध एंथैल्पी को क्या करता है, प्रभावित करता है। आबंध एंथैल्पी को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं sp2 sp3 संकरण में sp3 आगे हम पढ़ेंगे sp3 संकरण सब चीज़ है ना, में sp3 संकरण की आबंध एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। आबंध एंथैल्पी सबसे क्या होती है, अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट कि अगर संकरण बात करें तो संकरण भी आबंध एंथैल्पी को करता है। sp में कम, sp2 में ज़्यादा, sp3 में ज़्यादा, sp3 में और ज़्यादा। आगे जैसे जैसे संकरण बढ़ते जाता है आबंध एंथैल्पी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, ठीक। थर्ड पॉइंट, जब क्या होता है, अधिव्यापन होता है तो दो प्रकार का बंध बनता है, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, अधिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार का बंध बनता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है हमारा पाई। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करें, सिग्मा और पाई की, तो यहाँ पर जो पाई वाला क्या होता है, जो बंध होता है, ये बंध क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पर आबंध एंथैल्पी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पर पाई बंध बनेगा वहाँ पर आबंध एंथैल्पी का मान क्या होता है, आपका कम होता है, ठीक है। तो थर्ड लिख सकते हैं, अधिव्यापन से, परमाणुओं के मध्य अधिव्यापन से, परमाणु के मध्य अतिव्यापन से दो प्रकार का बंध, सिग्मा और पाई बंध बनता है। पाई बंध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, पाई बंध बनता है। पाई बंध बनता है जिसमें पाई बंध की आबंध एंथैल्पी कम होता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब अधिव्यापन होता है तो दो प्रकार का बंध होता है, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बंध वीक होता है, इसलिए वहाँ पर आबंध एंथैल्पी कम होता है। पाई बंध स्ट्रांग होता है, इसलिए वहाँ पर आबंध एंथैल्पी क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिग्मा बंध पाई बंध क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। अगर हम बात करते हैं जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा होता है और उसमें आबंध एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, जिसमें जिस परमाणु में या जिस यौगिक में एकांकी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन युग्म जितना अधिक होता है, आवन एंथैल्पी उतना अधिक होता है। एंथैल्पी उतना क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो जिस यौगिक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितना ज़्यादा होगा, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे पानी है ना, तो पानी में कितना होता है हमारा, 2 जोड़ी क्या होता है हमारा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो 1 जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये जिसमें जितना ज़्यादा होता है उसका आवन एंथैल्पी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 4-5 हम क्या कर सकते हैं, गुण बता सकते हैं। और भी हैं, अगर परमाणुओं का आकार जितना छोटा होता है आवन एंथैल्पी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। परमाणु का आकार जितना क्या होता है हमारा, छोटा होता है, जितना छोटा होता है आवन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 4-5 जो होता है वो आवन एंथैल्पी के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है भाई, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। आने वाला जो प्रांचल है, आगे का जो प्रांचल है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं उसको देखने वाले हैं।